हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव द क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में मौर्य काल। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक है। देखिए, अब जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था, लेकिन जो मध्य प्रदेश था वो इसका भाग था या नहीं था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि जो भी ग्रंथ मिले हैं, लेख, मुद्रा, सिक्का जो भी हमें ज्ञात हुई है, उनमें कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं मिला या इस बात के प्रमाण नहीं मिले कि मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था या नहीं था। हाँ, ये वर्णन अवश्य मिलता है कि उनका साम्राज्य जो था वो कर्नाटक के मैसूर राज्य तक उनका फैला हुआ था, जो कि उत्तर भारत का एक हिस्सा था। फिर देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, उनके समय में इस प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल के संबंध में बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुछ जानकारी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि मौर्य साम्राज्य का जितनी अधिक जानकारी है वो या तो जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ, इन दोनों ही ग्रंथों में सर्वाधिक इसका वर्णन मिला है। बुद्ध घोष की जो रचना है, जिनका ग्रंथ है समंत पासादिका, इसमें वर्णन है कि बिंदुसार के लिए उसके राज्यकाल में युवराज अशोक ने, जो बिंदुसार के पुत्र थे, अवंती महाजनपद जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ये वर्णन कहाँ मिलता है कि युवराज अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये हमें मिलता है समंत पासादिका में। इस ग्रंथ के अलावा इस विजय का उल्लेख किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं मिला है, न ही किसी शिलालेख या अभिलेख में मिला है। बिंदुसार के राज्यकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती के कुमारामात्य, जिसे गवर्नर भी कहा जाता है, रहे तथा उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाए। याद रखिएगा कि अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। सिंहली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक ने विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी या देवीस देवी, जिसे महाबोधि वंश में देविस महादेवी भी कहा जाता है, के साथ विवाह कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है, लोगों का नहीं, कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक जब उज्जैनी से विदिशा जा रहे थे तो उन्हें बीच में देवीस देवी या देवी, जिनका नाम था, जो नगर सेठ की पुत्री थी, उनको देख के इन्हें मतलब प्रेम हो गया था उनसे, तो इन्होंने उनसे विवाह कर लिया था। किसी अन्य विद्वान का कहना है कि जैसे अशोक तो क्या थे, राज्य विस्तार में थे, युद्ध करते जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, उज्जैनी और जा रहे थे। उज्जैनी जाते समय बीच में क्या पड़ता है, विदिशा। तो उस समय वहाँ के जो नगर सेठ थे, उनको लगा कि अशोक हम पर हमला करने आ रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ, तो वो क्या है, अशोक हम पर हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री देवी या देवीस देवी के साथ उनका विवाह करा दिया। अब इस बात में, इन दोनों कथा में कौन सी कथा सत्य है मुझे नहीं पता। दोनों जो कथा है या जो भी कथन है, ये विद्वानों द्वारा अपने अपने उनकी रचनाओं में उन्होंने दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि महाबोधि वंश जो है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें दिया गया है कि जो वैदिश महादेवी थी वो शाक्य जाति की थी। इनके 2 संतान को आप अच्छे से जानते हैं, एक है पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री संघमित्रा। अब देखिए, ये बहुत ही आईएमपी है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, हर बार पूछता है कि महेंद्र एवं संघमित्रा कौन थे? तो ये अशोक के पुत्र पुत्री थे। किससे थे? वैदिश महादेवी या देवी या देवीस देवी से। तो इन्होंने इनको कहाँ भेजा था? इन्होंने इनको भेजा था, श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका क्यों भेजा था?
तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए और कभी भी पूछता है तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में वर्णन मिलता है कि अशोक जो है मौर्य राजा बनने के पूर्व अवंती नामक चक्र प्रांत का प्रांतपति था। आगे देखिए, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेख वर्तमान मध्य प्रदेश में। तो देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख और लघु शिलालेख का निर्माण किया था। तो 5 कौन से थे जो मध्य प्रदेश में थे? तो एक थे आपका रूपनाथ, जो कि कहाँ है? जबलपुर जिले में है। एक है गुर्जरा, जो कि दतिया जिले में है। एक है सारोमारो, जो कि सीहोर जिले में है। एक है पानगुड़ारिया, जो कि सीहोर जिले में है। एक है सांची, जो कि रायसेन जिले में है। अब देखिए, जो गुजरात दतिया अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। अब देखिए, अशोक का नाम क्या था, ये तो मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि कहीं पे उनका नाम कुछ बताता है, कहीं पे कुछ नाम बताता है। अब जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि देवा नाम प्रिय किसका नाम था, तो वो अशोक का नाम था। या अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो देवा नाम प्रिय था। अब मुझे भी नहीं पता कि उनका वास्तविक नाम क्या था, या इसका मतलब प्रमाण बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन हाँ, इस गुजरात दतिया अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति क्या होती है? तो मतलब जो सुनकर ग्रंथ लिखे जाते हैं उनसे अनुश्रुति कहते हैं। तो अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। कहाँ करवाया था? उज्जैन में। इस स्तूप के अवशेष आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वैश्य टेकरी नाम से जाना जाता है, और ये आज किले के रूप में विद्यमान है। ये भी आपका पूछा जाता है कि वैश्य टेकरी कहाँ है, तो ये उज्जैन जिले में है, इसका ध्यान रखिएगा। सांची मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर में से एक है, जिसमें महास्तूप में बुद्ध के अस्थि अवशेष तथा 2 अन्य स्तूप में बुद्धकालीन शिष्य मोदग्यालन एवं सारिपुत्र के अस्थि अवशेष रखे हैं। देखिए, सांची जो है मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर में से एक है, ठीक है। इसमें जो महास्तूप है उसमें क्या रखा हुआ है? बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हैं, और 2 अन्य स्तूप है। एक क्या है? महास्तूप है, और 2 क्या है? अन्य स्तूप है। इसमें क्या रखा है? तो इसमें बुद्ध कालीन शिष्य मोदग्यालन एवं सारिपुत्र के अस्थि अवशेष है। मतलब एक में बुद्ध के जो शिष्य उनके जो समय में थे मोदग्यालन, उनके अस्थि अवशेष और सारिपुत्र के अस्थि अवशेष रखे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जब इतिहास पढ़ाऊंगी ना, तब उसमें डिटेल से बताऊंगी कि जब बुद्ध का निर्माण हुआ था, मतलब जब उनका इस संसार से गमन हो गया था, तो जो उनकी अस्थियां शेष बची थी उसे 4 भागों में बांट दिया गया था, 4 राजाओं के बीच में बांट दिया गया था। तो उनमें से एक भाग जो है वो कहाँ आया था? वो सांची में आया था। तो इतिहास में मैं जब पढ़ाऊंगी आपको डिटेल पढ़ाऊंगी कि किस राजा के पास गया, और सांची में जो आया वो किस राजा के पास से आया, क्या हुआ, वो सब उस समय मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्ध के अस्थि अवशेष जो है वो महास्तूप है सांची में, उसमें है। किस राजा ने लेके आया सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमको मध्य प्रदेश पढ़ना है, तो मैं इसमें अभी जितना शॉर्ट लेके आपको चलूं, मतलब वो तो हम उस इतिहास में पढ़ें, हमें सिर्फ क्या है मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ना है, इसलिए मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 अभिलेख हैं, एक है मास्की, एक है उड़ेगोलमा, एक है नेत्तुर और एक है गुर्जरा। इन चारों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है, इन चारों में अभिलेख में।
अशोक के लघु शिलोत्कीर्ण में अनेक शिलोत्कीर्ण धर्मादेश हैं। रूपनाथ में कहा गया है कि अशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता बताई है। ये देखिए, मैं भी आपको जब नेक्स्ट इतिहास में भी पढ़ाऊंगी ना, तो ये आपको सारे बताऊंगी कि इन शिलालेख में क्या क्या वर्णन किया गया है, किस शिलालेख में क्या उपदेश दिया गया है, क्या कहा गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पर फिलहाल हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि जो इनके शिलालेख थे उसमें क्या थे, अधिक से अधिक धर्मादेश थे, इसमें राज्यादेश नहीं थे। ठीक है, राज्यादेश थे कम थे, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे, धर्मादेश थे। जो रूपनाथ का अभिलेख था उसमें अशोक ने जो पुरुषार्थ की महत्ता बताई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूपनाथ के शिलालेख में अशोक ने किसका वर्णन किया, तो उसमें पुरुषार्थ की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक है, विदिशा, सांची तथा उज्जैनी, ये जो तीनों थे ये राजनीतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का मुख्य केंद्र थे। अशोक के राज्यकाल में अवंती का कुमारामात्य कौन था, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के अंतिम दिनों में पाटलिपुत्र पहुंचने के पहले संप्रति ही उज्जैन में कुमारमात्य थे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ रहा है बड़ा ही कंफ्यूजिंग। जैन ग्रंथों के अनुसार उज्जैनी में रहकर ही संप्रति ने जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की तथा यहीं से उसने जैन धर्म का प्रचार प्रारंभ किया था। आप देखिए फ्रेंड्स, अशोक के पुत्र कौन थे, राजा संप्रति थे। उन्होंने, वो कहाँ के कुमारामात्य थे, सबसे पहले तो वो उज्जैन के कुमारामात्य थे। उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी। अब आप देखिए, जो अशोक थे वो क्या थे, बौद्ध थे, और जो उनके पुत्र है वो क्या हो गए, जैन धर्म में हो गए हैं, और यहीं से उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। अब आपको ये एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज मत हो ही जाइएगा कि सबसे पहले तो संप्रति कौन है। संप्रति थे अशोक के पुत्र। अब अशोक तो थे बौद्ध, लेकिन उनके पुत्र ने क्या किया, जैन धर्म। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, पिता पुत्र ने अलग अलग धर्म का किया था। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से छोटे बड़े अभिलेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं। स्थान इनका है आरंग, कसराबाद, कारीतलई और खरवई, भैनीपुरा तथा रामगढ़। यहाँ से इनके जो अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में है, तो वो है सब ब्राह्मी लिपि में है। मौर्य युग में चार व्यापारिक मार्ग थे। इनमें से जो तीसरा मार्ग था वो दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक था। ये जैसे दक्षिण में प्रतिष्ठान है, तो ये उत्तर में कहाँ पर था, श्रावस्ती तक था। ठीक है, जिनमें मध्य प्रदेश के महिष्मती, उज्जैन और विदिशा नगर स्थित थे। इसी मार्ग पे क्या कौन कौन थे, एक तो महिष्मती था, एक उज्जैन था और एक विदिशा नगर था। चौथा मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक था, जिसके मार्ग में उज्जैनी था। तो देखिए, तीसरे मार्ग और चौथे मार्ग में मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। जो चौथा मार्ग था वो जो भृगु कच्छ से मथुरा तक था, उस बीच में क्या था, तो उस बीच में उज्जैनी था। अवंती के महिष्मती महेश्वर में सूती वस्त्र तैयार करने का केंद्र था। अच्छा, अब एक और देख लीजिए कि मौर्य युग में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य युग में सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्के को कार्षार्पण कहा जाता था, तांबे के सिक्के को भाषक कहा जाता था, छोटे सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। तो और यहाँ पर आहत सिक्के भी मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि मौर्य युग में किस सिक्के को क्या कहा जाता था, निष्क, कार्षार्पण, भाषक और काकड़ी। आहत सिक्के भी मिलते हैं। बेसनगर विदिशा से मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है, तो ये आपको बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुई है। अशोक ने बरहुत, सतना में भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था। जनपद का देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि मौर्य काल के अंतिम चरण में भारत में क्या हो गया था, अनेक जनपद, राज्य तथा नगर राज्य स्थापित हुए हैं। अभी तक जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनमें से विदित होता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 7 नगर राज्य स्थापित हुए हैं। देखिए फ्रेंड, क्या होता है
कि जब कोई विशाल साम्राज्य में जब तक अच्छे शक्तिशाली राजा रहते हैं तब तक क्या रहता है, उनका आधिपत्य सब जगह बना रहता है। लेकिन जैसे ही कोई कमजोर शासक आता है तो उसके जो प्रांत के रहते हैं अधिपति, वो क्या करते हैं, अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब क्योंकि शासक जो होता है, प्रमुख शासक जो होता है, वो कमजोर होता है, तब वो उनसे युद्ध करके जीत नहीं पाता है। तो क्या होता है, राज्य धीरे धीरे अनेक मतलब जो विशाल जो साम्राज्य रहता है वो टुकड़ों में बंटने लगता है। तो ऐसे ही हुआ था कि मौर्य काल जो था उसके अंतिम चरण में जो जो पीछे शासक आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो उनके जो अधीन प्रांत थे, तो उनके जो प्रांतपति थे, उन लोग ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मौर्य काल था वो 9 जनपद में, सॉरी 9 बोल रही हूँ, 7 नगर राज्य में स्थापित हो गया था। अब ये 7 राज्य कौन कौन से थे, तो ये था त्रिपुरी, एरन, महिष्मति, भागिल, विदिशा, उज्जैनी और पद्मावती। ये 7 नगर राज्य स्थापित हो गए थे। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये 7 नगर राज्य हुए थे, तो हमें यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर जो ठप्पे लगे सिक्के चलाए गए हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि ये 7 नगर राज्य थे और इनमें इनका नाम लिखा हुआ मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें किया नहीं है, आप कर लेना कि एक जगह ये ऐसा कॉलम बना लेना, एक लिखना नगर राज्य, तो आपको इजली याद हो जाएगा इससे, और दूसरी तरफ लिखना शब्द, तो आपको पता चल जाएगा कि किस शब्द से पता चलता है। जैसे नगर राज्य था त्रिपुरी, तो ये कैसे पता चलता है कि त्रिपुरी है, तो इसमें लिखा था त्रिपुरी, ऐसे। एरन में क्या लिखा हुआ था, तो एरकण्य। इस तरह से आप ये लिस्ट बना लेना, तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा कि किस राज्य का क्या नाम लिखा हुआ मिला था। तो देखिए, सबसे पहले है हम पढ़ते हैं त्रिपुरी। इस पर हमें क्या मिला था, तो सिक्कों पर 300 ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में त्रिपुरी लिखा है। ये त्रिपुरी आधुनिक तेवर तथा होशंगाबाद जिले के खड़िया नामक गांव से प्राप्त हुए हैं। एरन नगर राज्य, इसके सिक्कों पर क्या मिला है, तो इसके सिक्के पर एरकण्य लेख मिलता है, जो दूसरी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का चलन चल रहा है। इसके पहले मौर्य साम्राज्य के पश्चात पूर्वी मालवा में धर्मपाल, इंद्रगुप्त तथा शिवगुप्त नामक शासक राज्य करते थे। धर्मपाल के सिक्के कनिंघम को एरन में मिले थे और ये सिक्के हाल ही में किए गए एरन उत्खनन से भी प्राप्त हुए, मतलब ये दोनों बार इनके सिक्के मिले हैं। इंद्रगुप्त के नाम साहित्य एक धातु खंड भी एरन उत्खनन में मिला है। शिवगुप्त नामांकित एक अन्य राजा की ताम्र मुद्रा विदिशा में मिली है। इन सभी राजाओं के नाम तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ऐसा लगता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी मालवा क्षेत्र में इन राज्यों का राज हो गया हो और इसके पश्चात ही एरकिन तथा विदिशा के गणराज्य स्थापित हुए होंगे। अब देखिए, विदिशा नगर राज्य, ये भी ब्राह्मी लिपि में इसमें सिक्के मिले हैं। इस पर क्या छपा था, तो वेदिस मिला था अथवा वैद्यस लेख उत्कीर्ण था। उज्जैन नगर राज्य, तो उज्जैन नगर राज्य में क्या था, इसमें मिला था ब्राह्मी लिपि से उज्जैन लिखा हुआ मिला है। महिष्मति नगर राज्य, इसमें सिक्के मुख्यतः महेश्वर जिला पश्चिम निमाड़ में किए गए खोज तथा उत्खनन में मिले हैं। कुछ सिक्के उज्जैन से भी प्राप्त हुए हैं। इन पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में माहिस लिखा हुआ है। महिष्मति नगर राज्य का क्या लिखा हुआ है, माहिस। भागिल नगर राज्य का पता सिक्कों से ही चला है। ये सिक्के होशंगाबाद जिले के जमुनिया नामक गांव में मिले हैं।
पद्मावती नगर राज्य, इस राज्य के कुछ सिक्के पवाया से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मौर्य काल मध्य प्रदेश का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।